हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आपकी जो फर्स्ट क्लास अपलोड करी थी वो किस किस स्टूडेंट्स ने देखी और किसको क्या क्या समझ में आया, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी एजेस बताई थी, मतलब मैंने आपको मतलब इन्फेंसी, अडल्ट, अर्ली अडल्ट, लेट अडल्टेंस, ये सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में से पहले वाले लेक्चर में अपलोड किया था, तब मैंने आपको सब समझाया था। अब नेक्स्ट हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट का टॉपिक। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है जो चैप्टर 10 का है। मोस्ट प्रोबेबली वेनसडे तक आपका चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम 11th को स्टार्ट मतलब थर्सडे में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपको उसमें नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया करूँगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आगे का पार्ट। ओके, तो मैं पहले पढ़ लिए थे वो सब, अब हम पढ़ेंगे उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन से आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर द बेबी बॉर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन इन द मदर वूब में जब वो स्टार्ट होता है। द पीरियड एक्सटेंड थ्रू द आउट ऑफ द लाइफ साइकिल, ये लाइफ पीरियड जो पूरी लाइफ साइकिल जो है वो चलता है। बट द प्रिंसिपल चेंज फ्रॉम द to the end of the adolescence। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द क्लोजली इंटर रिलेटेड, ये मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है बट अगर उसने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप इससे पहला वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा, देन आप इस क्लास को देखिएगा, आपको सब इजीली समझ में आ जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इजीली इंटर रिलेटेड। ईच चिल्ड्रन हैज इंडिविजुअलाइज पैटर्न ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर हर बच्चे का अपना एक अलग पैटर्न होता है, एक इंडिविजुअलाइज पैटर्न होता है किस चीज का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, ग्रोथ क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशन। ठीक है, रिफर्स टू इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द होल बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। It occur by the multiplication of cell and an increase in the intercellular substances. It is a quantitative change of the body, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड इन द केजी, पाउंड, मीटर, इंचेस एक्सेट्रा। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ग्रोथ में क्या चेंजेस आएंगे, जैसे आपके बॉडी वेट में चेंज होना, आपकी हाइट में चेंज होना, ये सब किस में आता है? ग्रोथ में आता है। ठीक है, जो चीज आपको दिख रही है, जो फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में दिख रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। इट इज ए प्रोग्रेसिव एंड मेजरेबल फिनोमिना। ठीक है, क्योंकि आप इसे मेजर कर सकते हो, तो ग्रोथ के एक प्रोसेस है फिजिकल मैच्योरेशन का। ठीक है, refers to increase in physical size of the whole body and various organ, multiplication of cell or increase in intercellular substances, quantitative changes of the body। और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? केजी में, पाउंड्स में, मीटर में, इंचेस में। ठीक है, ये चाइल्ड ग्रोथ होती है। 1 साल का बच्चा, 2 साल तक, वो 3 साल तक बिल्कुल और पूरी ग्रोथ ले लेता है अपनी। बच्चा 5 साल तक, और फुल्ली ग्रोथ जो ग्रोथ चाइल्ड होते हैं वो 5 साल पे आके वो हो जाते हैं। चेंजेस इन बॉडी प्रपोर्शन विद इन द एज, छोटा होता है ऑब्वियसली। अभी आपने देखना हो 2 मंथ के 3 मंथ के बच्चे को ये बर्थ हो गया। ठीक है, ये 2 ईयर्स का बच्चा है, ये 6 ईयर का है, और ये 25 ईयर का। तो धीरे धीरे उनकी हाइट में चेंज होने लगता है और उनका जो फेस स्ट्रक्चर है वो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा होता है, बट वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके फेस का स्ट्रक्चर जो है वो छोटा होता लगता है। क्या है ये? चेंजेस इन बॉडी प्रपोर्शन विद इन द विद एज। एज के अकॉर्डिंग आपका बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब है डेवलपमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। It is a progressive increase in skill and capacity to the function. It is related to maturation of the nervous system,
It includes physiological, emotional, and social changes. It is a qualitative aspects of maturation and difficult to measure. ठीक है, इसको difficult है measure करना. It is the orderly. अब आप बहुत देर से वर्ड पढ़ रहे हैं मैचुरेशन. ऑब्वियसली कुछ बच्चों को नहीं पता होगा मैचुरेशन क्या है, तो बाद में पूछेंगे मैम मैचुरेशन क्या होता है, तो मैं मैचुरेशन बता देती हूँ. इट इज एन इंक्रीज इन चेंजेस इन द बिहेवियर and ability to function at a higher level depending upon the genetic inheritance. ठीक है, तो अभी तक आपका ग्रोथ डेवलपमेंट, मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बस आपको इसलिए इतना इंट्रो भी दिया है क्योंकि ये मैंने परसों के क्लास जब लेक्चर अपलोड किया था, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देती तो थोड़ा नहीं समझ में आता, ऊपर से जाता, इसलिए मैंने आपको 3 पॉइंट इजीली थोड़ा समझा दिए. अब हम बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट की फॉर नर्सेस. इट पर्टिकुलर what to expect from the particular child at particular age, to learn what is expect from a particular child at a particular age. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज पे बच्चे की मतलब चीज़ें चेंज होती है. ठीक है, to assess the normal growth and development of the children. ठीक है, gaining better understanding of the reason behind the illness, helping in the formulating the plan of care. ठीक है, इसके लिए nurses helping in parents education in order to achieve optimal growth and development at each stage. हर एक स्टेज पे, और मैंने स्टेजेस आपको कल बताई थी, तो चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी स्टेजेस अभी बता देती हूँ जिससे आपको भी फिर कहोगे मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा. स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रीनेटल, एम्ब्रियोनिक, ठीक है, और फीटल स्टेज. ये तो जब बेबी का बर्थ नहीं हुआ है उससे पहले का है. ठीक है, इन्फेंसी मैंने कल बताया था, जैसे न्यूटेंट आता है उसमें क्या बर्थ से लेके एंड ऑफ द 1 मंथ, इन्फेंसी में भी 1 मंथ टू एंड ऑफ द 1 ईयर. ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में टोडलर जिसमें 1 से 3 साल के बच्चे, और प्री स्कूल 3 to 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड स्कूल की एज होती है 6 to 12 ईयर, एंड लेट चाइल्डहुड अडल्ट 13 ईयर्स टू अप्रोक्सीमेटली 18 ईयर्स. 13 साल से लेके 18 साल तक, 13 साल से लेके 18 साल तक जो बच्चे हैं वो लेट चाइल्डहुड में ही आते हैं. ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं. पहला है हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स. हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर. द हेरिडिटी ऑफ ए मैन एंड वुमेन डिटरमाइन दैट ऑफ द चिल्ड्रन, ऑब्वियसली है. ठीक है, some children are small not because of the endocrine and nutritional disturbance but because of the genetic. ऐसा नहीं है ना कि अब देखो बहुत सारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं हाइट में, या छोटे होते हैं, मैं बहुत छोटे नहीं बोलूँगी बट छोटे होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि उनको मतलब न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला इसलिए वो छोटे नहीं. कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको आपकी बॉडी में आपको हेरिडिटी के थ्रू प्रोवाइड होती हैं, या कुछ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड होती है. अब हेरिडिटी के थ्रू अगर आपको मिल रही हैं कुछ चीज़ें, तो उसमें क्या, अगर आपके फादर की हाइट छोटी है या आपकी मदर की हाइट छोटी है, आप 50% श्योर कि आपकी भी हाइट में चेंजेस होंगे. ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं या आपके हेरिडिटी इश्यूज हैं. ठीक है, हेरिडिटी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी पेरेंट्स की वजह से जो है उनके चिल्ड्रंस में ये चीज़ें शो होती हैं. हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द पेरेंट इज स्टडी टू डिटरमाइन द हेरिडिटरी ट्रेट्स लाइकली टू एग्जिस्ट इन द चिल्ड्रन. ठीक है, अब आते हैं सेक्स. आफ्टर बर्थ द मैन after birth the female infant is both longer and higher than the female infant. Boy maintain their superiority until around the 11 year of the age. Girls mature early, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, reach the period of the accelerated growth earlier than the boys, and are the taller on the average. Bone growth is more advanced in girls during the pre-pubertal support of the growth and development. ठीक है, फिर आता है रेस एंड नेशनैलिटी. ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को.
race, distinguish and characteristics called the racial or sub-racial development in प्री-हेरिस्टिकल वुमेन जैसे हाइट है, टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है, ये रेस है। डिस्टिंग्विश करना कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। नेशनैलिटी, वी थिंक ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल ग्रुप बिकॉज द इनहिबिट ऑफ द वेरियस नेशंस। अब आता है इन्वायरमेंट, prenatal environment and harmful prenatal factors. Prenatal environment is very important for the intrauterine development of the fetus, particularly since the uterus shades the fetus from the full impact of the external adverse condition. किस पे impact आता है? External adverse conditions. हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है? द फीटस में सफर फ्रॉम द सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है। व्हेन द मदर डाइट इज इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी और क्वालिटी, जब मदर की माँ की डाइट एक अच्छी नहीं होती है क्वालिटी के बेसिस पे और क्वांटिटी के बेसिस पे, तो भी वो फीटस में जो है वो डेफिशिएंसी प्रेजेंट होती है, जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में भी प्रेजेंट ओनिंग टू द माल पोजिशन इन द यूट्रो, ठीक है। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस इन मदर अफेक्ट द फीटस, जो एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो रहा है माँ के अंदर वो ऑब्वियसली आपके फीटस पे अफेक्ट करेगा। इथ्रोब्लास्टिस fetus due to the Rh positive or negative of the blood type of mother and the fetus. Smoking or the use of certain drugs such as the alcohol may result in the prematurity or deformity of the children. अगर कोई भी मदर स्मोक करती है या वो कुछ ऐसे ड्रग्स यूज करती है जो उसके उस टाइम के लिए अच्छे नहीं है, लाइक अल्कोहल भी लेती है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि प्री मेच्योरिटी होगी और डिफॉर्मिटी होगी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब आता है पोस्टल इन्वायरमेंट, ये था प्रीनेंटल इन्वायरमेंट। पोस्टनेंटल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ए मेजर रोल इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली कल्चरल जो भी चीज़ें होती है वो हर स्टूडेंट के या हर चिल्ड्रन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कल्चर ऑन ए चाइल्ड बिगिन बर्थ बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच कल्चर व्यू एंड ट्रीटेड द मेंबर ऑफ द pregnant woman family, ठीक है, of the pregnant woman family. The place to which mother deliver the baby also determined by the culture, ठीक है, इसको डिटरमाइन करता है कल्चर। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि आपका, मैं आपको इसके अलावा मैं अगर इन दो स्टेटमेंट्स के अलावा मैं एक चीज़ समझाऊँ तो आप जिस कल्चर में आप रहते हैं और जिस कल्चर में आपने एक बेबी को बर्थ की दिया है उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके बेबी पे 101% पड़ेगा, बर्थ के बाद भी और बर्थ से पहले भी, ठीक है। अगर वो लेडी बहुत स्ट्रेस में रहती है, देन उसके साथ कोई भी कुछ भी होता है, देन उसकी फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, तो उस चीज़ का फर्क उस बच्चे पे भी आएगा और उस मदर पे भी आएगा, बर्थ से पहले भी और बर्थ के बाद भी, ठीक है। ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कल्चर, क्योंकि जो चीज़ कल्चर में आपके हो रही है बच्चा वही देख के वही करता है। आपके घर में जो चीज़ हो रही है, आप जैसे बोल रहे हो, जो कल्चर आपके घर का है उसी को देख के बच्चा भी आगे वर्क करता है, ओके। After the birth, the child is cared from according to culturally pattern of the child rearing. The child is reared to diet that is dedicated, dressed in the appropriate clothing, ठीक है, उसको ड्रेस करे appropriate clothing के साथ, and given health care as defined by the culture, ठीक है। The child learn the language of the family, बच्चा जो है वो अपनी फैमिली की लैंग्वेज को सीखे, ठीक है, and begins to internalize the tract of observation of cultural growth. The ideal human values and disciplinary practices are learned by the children determined by the three particular cultures, okay? अब है psycho-economical status of the family. The environment of the lower economical group may be less favorable than that of the middle and upper groups. Parents in the financial circumstances are less likely to understand the principle of modern scientific childcare. The principle of modern scientific childcare, and they lack money to buy the essential of health and diet, and often they are
unable, unwilling or unsecure of how to obtain child medical care and hospitality। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर फैमिली के पास पैसे की कमी है, दे लैक ऑफ मनी, ठीक है, तो वो उसके लिए एक असेंशियल हेल्थ एंड डाइट नहीं ले सकते, उसको नहीं कर सकते, और उसको उसको कैसे वो एक अच्छा मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल प्रोवाइड करें। ये कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं जब फाइनेंशियली आप अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब आता है न्यूट्रिशन, मेन पॉइंट चाइल्ड के लिए। Nutrition is related to both the qualitative and quantitative supply of food element, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल। ये क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके से रिलेटेड है न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि बच्चे के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन इन सब की सप्लाई होना भी बहुत ज़रूरी है। इन दिस नीश एसेंशियल एंड न्यूट्रिएंट आर रिसीव इन द बैलेंस अमाउंट, एक ही बैलेंस्ड अमाउंट में ही रिसीव होने चाहिए, नेसेसरी टू सर्टेन लाइफ टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किसी भी चिल्ड्रन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट या बैलेंस अमाउंट की ज़रूरत है। ए चाइल्ड विल वेल नरिश्ड, द न्यूट्रिशनल नीड टू द चिल्ड्रन डिपेंड ऑन द एज, सेक्स एंड ग्रोथ रेट ऑफ द ग्रोथ एंड लेवल ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, ये उसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रैपिड ग्रोथ, जब वो टाइम होता है जब एक ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है या ग्रोथ जब बहुत जल्दी हो जाती है, सच एज द प्रीनेंटल पीरियड, इन्फेंसी, प्यूबरिटी and adolescence, the need of protein and calorie is increased। इस टाइम पे जो है उसको नीड होती है कि उसकी जो प्रोटीन और कैलोरीज को जो है इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, ये न्यूट्रिशन हर चिल्ड्रन के हर एक पीरियड पे, मतलब जो उनका इन्फेंसी पीरियड है, प्यूबर्टी पीरियड है, एडोलेसेंस पीरियड है, इस टाइम पे उनको एक बैलेंस्ड अमाउंट की डाइट की ज़रूरत होती है, बैलेंस्ड अमाउंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, इन सब की ज़रूरत होती है। किस लिए, जिससे वो अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर सकें, जिससे वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड जो है चिल्ड्रंस की वो किस पे डिपेंड करती है, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्लाइमेट एंड सीजन पे। ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, climate and season. Climate variation influences the infant health. During the summer season, the children are more prone to suffer from the diarrheal disease. क्या कौन है, ये दो डिजीज से बच्चे जो है समर सीजन में अफेक्ट हो सकते हैं। एंड दिस सीजन ऑफ द ईयर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ रेट इन हाइट एंड वेट, especially in the older children. Weight gain are the lowest in spring and early summers and the largest in late summer and autumn। ठीक है, ये दो टाइम, ये दो एक सीजन्स होते हैं जब बच्चा जो है वो वेट गेन करता है। एक तो स्प्रिंग और अर्ली समर में कम करता है और सबसे ज़्यादा समर एंड ऑटम सीजन में ग्रो करता है। गर्मियों के सीजन में बच्चे को हमेशा दो बीमारियां होती हैं, डायरिया एंड कॉलेरा। जो ये समर सीजन होता है जिसमें बच्चा जो है इस दो बीमारियों से अफेक्ट होता है। Deviation from the positive health, it may be caused by the heredity or congenital condition such as illness or injury may result in the alternate level of growth and development. Heredity may be contribute to growth empowerment, impairment or to and the height increase. Condition causing shortened stature include various type of Dwarfism, Turner syndromes present होते हैं जो लोग छोटे होते हैं, जिसमें XY Turner फिनोटाइप एमोंग अदर। ठीक है, हेरिडिटी का क्या है, ग्रोथ एम्पावरमेंट में क्या होता है, अगर हाइट इंक्रीज है या हाइट छोटे हाइटेड वाले तो उनके जो उनके मतलब कुछ सिंड्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको एक लेक्चर में आपको सारे सिंड्रोम्स मैंने बताए थे। Long term are the chronical illness. They may illness of the any type may have an adverse effect on growth and development. क्या वजह से adverse effect करते हैं। Certainly illness like the cystic fibrosis or malabsorption
सिंड्रोम में लेड टू द ग्रोथ रिटार्डेशन। ये किसका काम करते हैं? ये दो बीमारियां, एक तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड माल एब्जॉर्प्शन जो है वो किसको रिटार्ड कर देती है? ग्रोथ को रिटार्डेशन का काम करती है। ये जो सिंड्रोम है ग्रोथ रिटार्डेशन में काम करते हैं। लॉन्ग टर्म इलनेस सच एज ए कार्डियक or chronic infection that are present during the rapid growth period have a temporary or permanent delaying effect on the achievement of normal growth and development। ठीक है, अब आता है एक्सरसाइज। Exercise they may increase the exercise they by increasing the circulation, promote the physiological activity and stimulate the circular development। forever growth and development के लिए एक्सरसाइज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपका मस्कुलर डेवलपमेंट होता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में आपका सर्कुलेशन जो होता है वो प्रमोट करता है, इसलिए सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वो किसको प्रमोट करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है। ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली, द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट टूवर्ड्स and the acceptance of the each children are different, predictable according to the child position in the family। ठीक बात है। The ordinal position of the child has a bearing on the parent-child relationship and the child rearing practices that are following। The firstborn child may be raised rigidly but with the anxiety because lacks experience of the parents about the child care obviously। ठीक है, पहले बच्चे के टाइम पे पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिव केयर करते हैं और एक उनको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं। चाइल्ड डेवलप पर्सनैलिटी एंड दे डू नॉट लेटर सिबलिंग, है ना, एंड इज मोर कन्फॉर्मिंग, intelligent and achievement oriented। The firstborn may learn to at an early age to control and organize the behavior of other। ये जो पहला बोर्न बच्चा होता है वो हमेशा अर्ली एज में कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है बिहेवियर ऑफ अदर्स के को बिहेव करने पे। on any others only and any child is likely to develop more rapidly and intellectually than are children with sibling because constant with adult is mentally stimulating and only child may be dependent to the other। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट पे। इंटेलिजेंस इट इज कोरिलेटेड टू द सम डिग्री एंड physical development that is child of the high intelligence is likely to be the lot taller or better development than the less gifted children। इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस मेंटल एंड द सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंटेलिजेंस के बेसिस पे दिया हुआ है। हार्मोन्स का क्या है? ऑल द हार्मोन इन द बॉडी अफेक्ट द ग्रोथ। सारे हार्मोन जो है आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं ग्रोथ के लिए इन सम मैनर, ऑल्दो द थ्री हार्मोन सच है सोमोट्रोपिन, थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स भी आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिए। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए? तो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, दूसरा फैक्टर है सेक्स, तीसरा फैक्टर है रेस एंड नेशनैलिटी, चौथा फैक्टर है एनवायरनमेंट जिसमें आता है प्रीनेंटल एनवायरनमेंट। ठीक है, और फिर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर आएगा आपका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द फैमिली, फिर आएगा न्यूट्रिशन, फिर क्लाइमेट एंड सीजन, फिर डेविएशन फॉर द पॉजिटिव हेल्थ, फिर एक्सरसाइज, है ना, फिर आएगा इंटरनल एनवायरनमेंट जिसमें आप इंटेलिजेंस और हार्मोनल इन्फ्लुएंस डाल सकते हो। देन यहाँ पे आके आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, आप लोग को अभी तक सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज़ जो भी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर किसी को नोट्स चाहिए या कोई अलग गाइडेंस चाहिए मेरे से तो प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी जिस पे आप मुझसे पर्सनली भी कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा है। ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउन ऑफ टू द टेल। हेड से लेके टेल तक के को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। और इन द
cephalodocal direction. This is during the period of the gestation and the first year of the gestation and the first year of life before birth. The head end of the embryo and fetus enlarge and develop before the tail end does. The infant can control the movement of the head before being able to stand and control the feet. ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है. द प्रोसेस ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम head to tail. This means the improvement in structure and function come in the head region, then the in trunk and last in the leg region. ऊपर से स्टार्ट होकर मिडल तक गया एंड वहां से फिर उनके फीट तक गया, लेग रीजन तक गया. इसको क्या बोलते हैं? ये एक डायरेक्शन है जिससे हेड से लेकर टेल तक गया, हेड टू टेल तक की ग्रोथ हमने आपको बताया. ठीक है. ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर और मिडल और द बॉडी ऑफ द पेरिफेरी और इन द प्रोक्सिमो डिस्टेंस. ठीक है. ड्यूरिंग द prenatal period, the limbed buds develop before the rudimentary fingers and toe. During the infancy के टाइम पे मसल्स लार्ज होती है, लार्ज मसल्स ऑफ द आर्म एंड लेग्स की और आर्म्स की जो मसल्स होती है वो लार्ज होती है एंड सब्जेक्टेड टू द वॉलेंट्री कंट्रोल अर्लियर देन द फाइन मसल ऑफ द हेड एंड फीट. ठीक है. ये है proximal direction. The process of proximal direction from center or middle to the periphery direction. Center to the middle periphery direction. Development proceeds from near to far upward from to the central axis of the body towards the extremes. ठीक है. ये इनका डायरेक्शन है, ग्रोथ का डायरेक्शन है. द डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द मैचुरेशन एंड लर्निंग. इस टाइम पे डेवलपमेंट क्या है, वो किस पे बेसिस पे होती है? मैचुरेशन एंड लर्निंग के बेसिस पे. मैचुरेशन रिफर्स टू द सीक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द बायोलॉजिकल चेंजेस अकर इन द सीक्वेंसली ऑर्डर एंड चेंज इन द ब्रेन. आपके ब्रेन में चेंजेस आएगा, नर्व सिस्टम में चेंजेस आएगा, अकाउंट लार्जली फॉर द मैचुरेशन. ठीक है, ये मैचुरेशन के टाइम पे. These changes in the brain and nerve system help to children improve the ability and motor skill. जब आपके ब्रेन में और नर्व सिस्टम में चेंजेस आएंगे उससे क्या होगा? चिल्ड्रन जो है वो इम्प्रूव करेगा अपनी एबिलिटीज को और अपनी मोटर स्किल्स को. ठीक है. डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. Children development is from very broad global pattern of the behavior. More specific child pattern merge all the area of development, physical, mental, social and emotional proceed in this direction. ठीक है. Physical development proceed from simple to complex. Baby go from bringing to feed to eat their own hand. मतलब समझ गए. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये क्या था हमारा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन में ना. अब आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ए चाइल्ड डेवलप, ही एंड शी ऐड टू द स्किल already acquired and new skill become to a basis of their achievement and mastery of the skill. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन मोटर डेवलपमेंट देयर इज ए प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट दैट अकर बिफोर वॉकिंग. ठीक है. एक सीक्वेंस है उनका, प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस है डेवलपमेंट का. कब? बिफोर वॉकिंग द इन्फेंट लिफ्ट एंड टर्न द हेड बिफोर ही शी कैन टर्न ओवर. द इन्फेंट कैन मूव देयर लिम्स बिफोर ग्रास्पिंग एनी ऑब्जेक्ट. ठीक. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट proceed from the general to specific. The growth proceed children learn specific activities. उन्होंने कुछ specific activities को learn किया. In motor development, the infant can be able to grasp an object with the whole hand before using only the thumb or forefinger. जैसे ये हो रहा है. The development proceed from the general to specific. ये देखो, वो एक हाथ से आपको लेने की कोशिश करते हैं. The principle of lack or informity on the development rate.
Development through the continuous does not exhibit standness and informity in teen of the rate. Development on the with various dimension of personality. Personality various dimensions पर development होता है और in the development period and stage of the life. Thus, instead of the tendinous development usually takes place in first and starts showing almost all changes as one time and a sudden spread at another time. और कुछ प्रिंसिपल्स पे आते हैं। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबल विच मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट। इससे क्या हेल्प होगी कि आप एक पैटर्न और सीक्वेंस के हेल्प से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं टू द great extent. The general nature and the behavior of child is in one or more aspects. For example, with the knowledge of development of the bone of a child is one or more aspects. With the knowledge of bone of a child is possible to predict his adult structure and the size. ठीक है, और principle of interaction. The process of development involves active interaction between the force of the child individual and the force belonging to his environment. Principle of interrelations. The various aspects of dimension of one's growth and development are interrelated. Growth और development क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? इंटर रिलेटेड है। द हेल्दी बॉडी टेंड टू द ग्रोथ ए हेल्दी माइंड। आपकी हेल्दी बॉडी होगी तो वो क्या ग्रो करेगा? एक हेल्दी माइंड को ग्रो करेगा एंड एन इमोशनली स्टेबल। आप इमोशनली स्टेबल होगे एंड सोशली पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, इन फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में भी अदर हैंड रिजल्ट इन ए सोशल एंड इकोनॉमिकल एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, देयर इज इंडिविजुअलाइज्ड रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ईच हर बच्चा का डिफरेंट रेट होता है, रेट एट विच द डिफरेंट चिल्ड्रन ग्रोथ इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर चिल्ड्रन। हर बच्चा अपने उसका एक अलग ग्रोथ होता है, उसका ग्रोथ रेट अलग होता है दूसरे बच्चे से। ऑल्दो द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूजुअली सेम। वैसे देखा जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न सेम होता है बट चिल्ड्रन रीच डेवलपमेंट स्टेजेस विल बी डिफरेंट। हर बच्चे की अपनी डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। दिस इज द रेंज ऑफ द एज में डेवलप task to take place that dismisses the notion of the average child. Some children will walk at the 10 months when others will walk 18 month of the age. यही तो चीज डिफरेंट है ग्रोथ रेट की। ग्रोथ में हो सकता है कुछ बच्चे 10 महीने से वॉक करना चालू कर देते हैं, कुछ बच्चे 18 महीने से वॉक करना चालू करें। सम चिल्ड्रन आर मोर एक्टिव while अदर आर मोर पैसिव। बच्चे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत पैसिव होते हैं। रेट एंड ग्रोथ rates of growth and development are not uniform within an individual child. Conclusions पे आते हैं। The process of growth and development start before the baby born। जब बेबी born हो जाता है उसके बाद से growth and development start हो जाता है। एग्जाम्पल in the mother womb the period extended out of the lifestyle. The study of growth and development is essential to the nurses to provide proper appropriate health care of the children. बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए? नर्सेज के लिए, जिससे वो प्रोवाइड कर सकें एक बच्चे को एक अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर। ठीक है, तो अभी तक हमने उनकी पूरी स्टेजेस पढ़ ली। ठीक है, बच्चों मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने पूरा पढ़ लिया। होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, हमने ये सब पढ़ लिया। फिर हम उसके स्टेजेस पे भी आ गए। ये मैंने सब नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, सॉरी, हमने स्टेजेस भी कवर कर लिए थे लास्ट क्लासेस में। इस क्लास में हमने फैक्टर, जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, वो सब कवर कर दिए हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देन उसके बाद हमने इसमें जो है ये सब खत्म हो गया था, हमने प्रिंसिपल भी कवर कर दिए जिसमें हमें डायरेक्शंस भी पता चली है, प्रोक्सीडेंटल और ये सब डायरेक्शन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद ये खत्म करने के बाद हमारा ये कुछ प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, इंटर रिलेशन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। ये 3 प्रिंसिपल भी हमने कंप्लीट कर लिए। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है स्टेजेस एंड उनका प्रिंसिपल और उनके फैक्टर अफेक्टिंग। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एजिंग। ठीक है,
Aging can be defined as a time-related deterioration of the physiological function necessary for survival and किसके लिए function किसके लिए necessary है survival and fertility है. Aging process is a process of growing old or developing in the appearance and characteristics of the old age. ठीक है, ये क्या एक प्रोसेस है. जब आप बूढ़े हो रहे हो तो आप में क्या अपीयरेंस में चेंजेस आ रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स में ओल्ड एज में क्या क्या चीज हो रही चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं एजिंग. ठीक है, अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एजिंग. एजिंग की भी 3 क्लासिफिकेशन है. एक है ऑब्जेक्टिवली, फिर है सब्जेक्टिवली, फंक्शनली. ये 3 तरह के एजिंग के क्लासिफिकेशन है. तो ऑब्जेक्टिवली एजिंग इज a यूनिवर्सल प्रोसेस दैट begin at the birth and is specified by the chronologically age creation. Subjectively, aging is marked by the changes in behavior and self and relation in the biological changes. Functionally, aging refers to the capability of an individual to function in the society. Young old कितना होता है 60 to 75 ईयर्स के हम मेंबर को किस में काउंट करेंगे यंग ओल्ड. मिडिल ओल्ड 75 to 84 इट्स ए मिडिल ओल्ड. ओल्ड ओल्ड किस में आएंगे अबव 85 years. The life of Indians is 65 to 67 years. ठीक है, तो अब कुछ कॉन्सेप्ट है एजिंग्स के ऊपर. ये तो क्लासिफिकेशन थे, तो 3 मेन टाइप के क्लासिफिकेशन है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली एंड फंक्शनली. ठीक है, उसके बाद यंग एज कितनी है, यंग ओल्ड एज कितनी है 60 to 74. मिडिल एज कितनी है, ओल्ड एज कितनी है 75 to 84 एंड ओल्ड एज कितनी है 85 टू अबव. ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग पे. तो जिसमें 5 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं. एक तो क्रॉनिकल एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग, फिजियोलॉजिकल एजिंग, सोशल एजिंग एंड कॉन्जुगेटिव एजिंग. ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल एजिंग में क्या है, क्रोनोलॉजिकल एजिंग रिफर्स टू एज एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम पर्सन हैज बीन अलाइव. कितने एक्चुअल टाइम तक पर्सन जो है वो जिंदा रहा. इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ डेज, मंथ और ईयर ए पर्सन कैन अलाइव. कितने दिन, कितने महीने और कितने साल पर्सन जो है, कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर जो है वो जिंदा रहा, लाइव रहा, उसको क्या बोलेंगे हम क्रोनोलॉजिकल एजिंग. बायोलॉजिकल एजिंग इज ए ग्रेजुअली डिटोरेशन ऑफ द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक. Biological aging refers to a physical changes that slow us down as the human get into middle to older years. For example, RT might clog up or a problem with the lungs might with more difficult to breathe. This aging is known as physiological change aging. इसको भी हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल को हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बोलेंगे, क्योंकि आपकी आपकी जैसे जैसे आपकी एज चेंज होती जा रही है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, आपको लंग्स में कुछ दिक्कत हो रही है जिससे आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, तो इससे बायोलॉजिकल एजिंग. फिजियोलॉजिकल एजिंग, साइकोलॉजिकल एजिंग. साइकोलॉजिकल एजिंग इज रिफर्स टू ए साइकोलॉजिकल चेंजेस. आपके साइकोलॉजिकल क्या क्या चेंज आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग द मेंटल फंक्शनिंग एंड पर्सनैलिटी. आपका माइंड जो है कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, दैट अकर इन ह्यूमन एज. Chronical age is not always the same thing as a biological or psychological age. Some people who are 65 can look and act as a younger than the some who are 50. होते ऐसे कुछ लोग. ठीक है, साइकोलॉजिकल एजिंग हैज सीन एज ए कंटिन्यूस स्ट्रगल है फॉर द आइडेंटिटी, फॉर सेंस ऑफ द क्रोनेस एंड मीनिंग इन द थॉट एंड फीलिंग एंड एक्शन. सक्सेस डिपेंड ऑन लकली or changes through in life in different part of the personal self. Social aging. Social aging refers to change in a person rule. क्या है, पर्सन के रूल्स चेंज हो जाते हैं एंड रिलेशनशिप बोथ विद इन देयर नेटवर्क एंड रिलेटिव्स ऑफ द फ्रेंड्स.
and formal organizations such as workplace and house of worship. सोशल एजिंग डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, हर इंडिविजुअल के सोशल एजिंग जो है वो डिफरेंट होता है। इट इज ऑल्सो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द aging that is part of the society culture. If a society view aging positively, the social aging experienced by the individual in the society is more positively and enjoyable. Obviously, अगर आपकी सोसाइटी आपकी एजिंग व्यू को पॉजिटिवली देखेगी तो आपको भी सोसाइटी से वही एक्सपीरियंस मिलेगा। ये जो इंडिविजुअल जो है जो सोसाइटी में रहते हैं वो आपको ऐसे पॉजिटिव और एंजॉयबल फील करेंगे। एंड देन द सोसाइटी व्यू एजिंग इज नेगेटिव, अगर उनका एज ही उनकी सोसाइटी जो भी आपकी सोसाइटी उनका व्यू ही आपको लेकिन नेगेटिव है तो आपको वो चीज़ अच्छी फील नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें फील करती है आपके सोशल कल्चर कैसे है, आपके सोशल नेटवर्क कैसे हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, या आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपका वर्क प्लेस या हाउस ऑफ वर्शिप जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है आपका सोशल एजिंग। सोशल एजिंग जो है वो डिफरेंट होती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल से। कभी भी सोशल जो एजिंग है वो एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान या हर इंडिविजुअल का अपना सोशल कल्चर अलग होता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान को अपना मतलब उसको घूमना फिरना, लोगों से बात करना ये सब पसंद हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शांत रहना, चुप रहना पसंद होता है, ठीक है। तो उसमें आता है सोशल एजिंग। तो अब आपने ये आपका मैं ये और आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको कल के लेक्चर में कराऊंगी, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए किस किस को समझ में आया है। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस भी स्टूडेंट को कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप लोगों को नोट चाहिए या आपको कुछ भी मेरे से पर्सनल डिस्कशन करना है फॉर एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 दिस टाइम, अभी के लिए पेपर 1 एंथ्रोपोलॉजी में आपको मुझसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, या सब्जेक्ट को डेली ही की आपकी कुछ क्वेरी है कि आप नहीं डाल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप अपना नंबर वहाँ पे डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगी जिसमें आपके जो स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करेंगे तो उनके जिस जिसके भी मेरे पास नंबर आएंगे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी जिससे आप सबकी मैं प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व हो जाएंगी और आपको नोट्स भी इजीली मिल जाएंगे। आपको ये नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको ये पीपीटी दे दिया करूँगी, जिससे आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको ईजी रहेगा चीज़ों को करने में और समझने में। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैम हमें कुछ नोट्स अगर आप प्रोवाइड कराएं तो कुछ अलग नोट्स दीजिए, तो अगर आपका है तो मैं वो भी करवा दूंगी आप, ठीक है। बट पहले आपको उसके लिए आपको जिन जिन भी स्टूडेंट्स को मेरे से कांटेक्ट करना है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना नंबर कर दीजिए, जिससे मैं आपको इजीली वो सब चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में हर चीज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट आज का लेक्चर देखें या फिर जो मैं कल अपलोड करूँ मतलब कमिंग ट्यूसडे में अपलोड करूँ, प्लीज़ वो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन का एक यूनिट है, तो प्लीज़ आप लोग पहले वाले लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपको आगे का समझ में आएगा। बट पहले वाले लेक्चर में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस वगैरह थी, इसलिए मैंने आज के स्टार्टिंग में ही थोड़ा ग्रोथ वगैरह ये डाला था, ग्रोथ का इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे आपको ईजी रहे ना कि आपको सीधा फैक्टर ऑफ एक्टिंग ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ा देती और आपने अगर पुराना वाला लेक्चर नहीं देखा होता तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता, इसलिए मैंने पहले ये डाला है। बट कल की में तो मैं एजिंग ही पढ़ाऊंगी आपको, कल से तो हमारा एजिंग चालू होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये सब चीज़ें उसमें नहीं डालूंगी, इसलिए आप लोग सब चीज़ें अच्छे से पढ़ कर आइएगा कल के लेक्चर के लिए, जिससे मेरे को ईजी रहे, मेरे को कल का आज के में से कुछ भी कल के पीपीटी में नहीं डालना पड़े, ठीक है। वैसे बहुत ईजी चल रहा है अभी टॉपिक, ठीक है, बट आगे आपके अभी तो बहुत सारे चैप्टर बचे हैं, अभी तो आपके 2 ही चैप्टर कंप्लीट होंगे, वेडनेसडे थर्सडे तक आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 9th एंड 10th। और जिस भी स्टूडेंट को ये है कि हमें अब 9 एंड 10 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, वो भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं वो भी आपका सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। बट उसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा मुझे बताना है कि हाँ भाई मैम करने हैं, या पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए पेपर 1, देन आप पेपर सॉल्व करवा लीजिएगा, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
तो मैं आपको उसी हिसाब से करवा दूंगी। अगर आपका ये है कि नहीं मैम 9th और 10th चैप्टर कंप्लीट हो जाने दे दीजिए, फिर उसके बाद हम 9th और 10th का पेपर सॉल्विंग करेंगे, या फिर जिनका ये है कि नहीं मैम पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल है आप लोग मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको वैसे ही सारी चीज़ें करवा दूंगी। और जिस भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम है जनरली समझ में कुछ नहीं आ रहा है और कुछ समझना है, तो प्लीज़ आप मेरे को एक बार कमेंट करके अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं फिर उस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के देन आपको वहाँ पे आपकी पर्सनली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपको नोट्स एज ए PDF भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए गाइज, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ओके, इसी का नेक्स्ट पार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम हमको कल मिलते हैं। अभी के लिए बाय एंड पढ़ाई करिए अच्छे से। ओके बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग करियर गोल्स। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कमेंट। बाय गाइज।